बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन में अध्याय 20 उपभोक्ता संरक्षण में पढ़ेंगे। उपभोक्ता द्वारा शिकायत, यानी अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करता है या वस्तु का उपयोग करता है या कोई सेवा प्राप्त करता है और उसमें अगर वो किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, उसमें कोई दिक्कतें आती है, तो उसका वो कहाँ पर शिकायत कर सकता है, उसकी शिकायत के कहाँ तक अधिकार होंगे, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने बताया था कि उपभोक्ता संरक्षण में ये नियम बनाया गया कि उपभोक्ताओं को भी कुछ उपभोक्ता के सुरक्षा के लिए कुछ सरकार ने नियम बनाए हैं, जिसके अधीन वो अगर उचित लाभ नहीं मिलता है, उचित वस्तु सही कीमत पे नहीं प्राप्त होते हैं या सही उन्हें सेवा नहीं प्राप्त होता है, तो उसकी शिकायत वो उपभोक्ता कोरम यानी उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम के तहत वो कर सकते हैं। तो वो शिकायत करने के लिए उनके जो निर्धारित किए गए हैं पैमाने, वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला आता है जिला फोरम। जिला फोरम यानी कि जब जिला फोरम में उन्हें शिकायतों को दर्ज कराया जा सकता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य और क्षति के लिए दावे की राशि 20 लाख रुपए तक है। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा कोई शिकायत है जिसकी उसकी लागत कम से कम 20 लाख रुपए तक का होगा, तो उसकी शिकायत हम जिला फोरम में कर सकते हैं। जिला फोरम आप अपने जिले में इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो ये क्षमता के आधार पर निश्चित किए गए हैं। तो जिला फोरम में आप जो दावा कर सकते हैं उनको कितना, कम से कम 20 लाख रुपए तक के जो दावे हैं, उनको आप जिले फोरम में उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। तो ये तो पहली चीज हो गई जिला फोरम। कभी कभी एग्जाम में आता है कि अगर दावा 20 लाख रुपए तक है तो हम उसको शिकायत कहाँ कर सकते हैं, तो आप स्पष्ट कर सकते हैं कि जिला फोरम में इसकी शिकायत हम कर सकते हैं। दूसरा चीज होता है राज्य आयोग। जैसे जैसे दावा बढ़ता जाता है, शिकायत करने के भी एरिया बड़े होते जाते हैं। राज्य दावा आयोग यानी स्टेट कमीशन अपन इसको कहते हैं, और इस आयोग में केवल वही शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है जहां वस्तु व सेवाओं का मूल्य या क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो, लेकिन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज, जिला में तो हम कहाँ तक कर सकते हैं, 20 लाख तक, और राज्य में हम 20 लाख से ऊपर। 20 लाख से ऊपर, लेकिन 1 करोड़ तक, यानी 1 करोड़ रुपए के अंदर की अगर कोई दावा है, कोई शिकायत है, तो हम उसे राज्य आयोग में कर सकते हैं। तो यहाँ चीज ये क्लियर हो गई कि राज्य आयोग में अगर आपको शिकायत करना है तो आपको ये देखना है कि 20 लाख से ज्यादा का दावा होना चाहिए, प्लस 1 करोड़ रुपए के अंदर हो। 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो यहाँ इसकी सुनवाई नहीं होगी। तो 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ तक, इस तरह की कोई कंप्लेन है, कंप्लेन की राशि इसके बीच में आती है, तो आप जो शिकायत है राज्य आयोग में, स्टेट कमीशन में कर सकते हैं। तीसरा चीज है राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग तो स्पष्ट है, नेशनल लेवल पर है ये,
राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन, और इस आयोग में ऐसी सभी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है जहां वस्तुओं का मूल्य या सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति की मांगी गई दावे की राशि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अगर राशि है, उपभोक्ता संरक्षण नियम में ये बताया गया कि अगर दावा की राशि 1 करोड़ से ज़्यादा है तब आप राष्ट्रीय आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, मतलब 1 करोड़ से ऊपर जितना भी हो सके। परंतु एक बात और इसमें बताई गई है कि अगर 1 करोड़ से अधिक है, अगर इससे कम की राशि है तो आप अपील सर्वोच्च उच्च न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो भी इसमें एक निश्चित सीमा बनाया गया है, एक लिमिटेड बनाए गए हैं, इसमें आप जिला फोरम में कितना कंप्लेन कर सकते हैं, 20 लाख रुपए तक का। राज्य आयोग में 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक का इसमें आप दावा पेश कर सकते हैं। और राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से ऊपर, फिर आगे 1 करोड़ से ऊपर जितना भी रकम हो उसका आप कर सकते हैं। अगर ये जो निश्चित पैमाना बनाया गया है इससे अगर कम है, मान लीजिए आपने राज्य आयोग में कंप्लेन किया और 20 लाख से कम का, तो इसमें सुनवाई नहीं होगी। इसमें अगर मान लीजिए 1 करोड़ से कम का है और आपने राष्ट्रीय आयोग में कंप्लेन किया तो भी यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जो इन्होंने मापदंड निश्चित किया है उसी के अंदर आपका सुनवाई होगा। तो आप ये देख लिए, ये तो निश्चित हो गया। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि भारतीय मानक ब्यूरो 1986 क्या है। भारतीय मानक ब्यूरो 1986, इसको हम BIS भी कहते हैं। बी यानी भारतीय मानक स्टैंडर्ड और ब्यूरो 1986 का मतलब यह है कि इसकी स्थापना जो हुई वो कब हुई, 1986 में। और इसमें कौन कौन से क्रियाएं होती हैं, इसमें कौन कौन से काम किए जाते हैं, ये बातें हम इसमें देखेंगे। तो इसमें एक चीज और बताई गई है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 के अंतर्गत एक उपभोक्ता को नहीं माना जा सकता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कुछ है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज शामिल नहीं है इसको आप सबसे पहले आप देख लीजिए। तो कह रहा है कि अगर पुनः बिक्री के वस्तु को खरीदने वाला व्यक्ति यानी बेचने के उद्देश्य से अगर वस्तु खरीदेगा तो उपभोक्ता संरक्षण में शामिल नहीं होगा। दूसरी चीज वो कह रहा है कि क्रेता की स्वीकृति के बिना वस्तु का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, जैसे खरीद लिया है और वो प्रयोग के लिए किसी और व्यक्ति को वो वस्तु देता है और उसकी स्वीकृति नहीं है तो भी इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। और एक चीज कह रहा है कि किराए पे देने वाले की अनुमति के बिना सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, मतलब कह रहा है कि बिना अनुमति के अगर आप कोई भी कार्य देते हैं तो वो सेवा नहीं माना जाएगा। और बिना मुआवजा या बिना किराए के सेवाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति भी इसमें शामिल होता है। तो इसमें ये चीज बताया गया कि क्या क्या चीज शामिल नहीं होता है। जैसे बेचने के उद्देश्य से वस्तु खरीदेंगे तो नहीं मानेंगे।
दूसरा चीज, अगर क्रेता की अनुमति के बिना उस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो भी इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह से कुछ बातें हैं जो इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं और कुछ किए जाते हैं। तो अब इसमें हम सबसे पहला मुख्य क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं जो होती है 1986 मुख्य क्रियाएं में सबसे पहला चीज है वस्तुओं की गुणवत्ता, यानी वस्तु के गुणवत्ता मानक निश्चित करना इसका मुख्य कार्य है। किसका? भारतीय मानक ब्यूरो का। क्या क्या कार्य है इसके कार्य में? सबसे पहला है वस्तु की गुणवत्ता निश्चित करना, यानी अच्छी किस्म की वस्तु हो इस बात का यह प्रमाण देता है। दूसरा चीज है BIS प्रमाणीकरण। BIS यानी मैंने बता दिया भारतीय मानक ब्यूरो। तो BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो में वस्तुओं को प्रमाणीकरण करना पड़ता है। आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें अगर ये BIS प्रमाणीकरण नहीं किया है तो आप अगर उस वस्तु का उपयोग करते हैं और उससे अगर कोई कंप्लेन है तो फिर आप उसको उपभोक्ता फोरम में शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके अंतर्गत नहीं आता। तो ये हो गया भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS प्रमाणीकरण। इसके बाद इसमें यहाँ पर उल्लेखनीय है कि निर्यात करने वाले उत्पादों पे ISI का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर ISI का चिन्ह नहीं लगा है तो वस्तु भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणीकरण नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत कहाँ कहाँ किया जा सकता है, जिला फोरम में, राज्य आयोग में और राष्ट्रीय आयोग में। जिला में 20 लाख रुपए तक का, राज्य में 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ रुपए तक, और राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से ऊपर तक का। फिर भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? तो ये एक निश्चित प्रमाणीकरण निर्धारित किया गया है। ये इसकी स्थापना 1986 में हुई और इसकी मुख्य क्रियाएं में है, पहला है वस्तु की गुणवत्ता निश्चित करना, दूसरा है BIS प्रमाणीकरण करना। और अब इसके बाद हम एक चीज और पढ़ेंगे, अनुचित व्यापार व्यवहार क्या है। ये अनुचित व्यापार व्यवहार कभी कभी एग्जाम में आता है कि अनुचित व्यापार व्यवहार समझाइए। तो पहले आप इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या है, यानी आशय। आशय में ये कह रहा है कि अगर एक व्यापारी द्वारा अधिक लाभ कमाना, यानी कि अगर कोई व्यापारी ज्यादा लाभ कमाता है, यानी जिसके कारण उपभोक्ताओं को ज्यादा लागत पड़ती है खरीदने में, तो वो क्या है? अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाता है। यानी कोई व्यापारी उपभोक्ताओं से ज्यादा लाभ कमाती है, उपभोक्ताओं को ज्यादा मूल्य पे वस्तु बेचती है, यानी अनुचित तरीके से वस्तु का विक्रय किया जाता है, जिससे उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि ये अनुचित व्यापार व्यवहार है। ठीक है, क्लियर हो गया? अनुचित व्यापार व्यवहार यानी एक व्यापारी द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाने की क्रिया। अब ये अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए व्यापारी लोग करते क्या हैं? तो सबसे पहला चीज है उपहार योजना। वो स्कीम तैयार करते हैं, नए नए स्कीम बनाते हैं और स्कीम में ये बातें कहते हैं कि भाई आप अगर वस्तु को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा में खरीदेंगे तो आपको हम उसको
गिफ्ट देंगे, कोई पुरस्कार देंगे। तो उस पुरस्कार देने के एक नियम बना करके उससे व्यक्ति आवश्यकता से अधिक वस्तु खरीदता है और वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि वो कर देते हैं, जिससे कि वो आसानी से ज़्यादा लाभ कमा ले। तो पहला चीज हो गया कि उपहार योजना जारी करके, जबकि उपहार की लागत को पहले को मूल्य में जोड़ देते हैं या तो फिर वस्तु की मात्रा को घटा देते हैं। जैसे किसी कोई वस्तु मान लीजिए 1 किलो का है, तो क्या करते हैं, वस्तु का जो मात्रा है उसमें 800 ग्राम कर देते हैं और कहते हैं कि 1 किलो शक्कर के पीछे आपको 200 ग्राम शक्कर फ्री में मिलेगा। और क्या वो पैकेट में क्या है, 800 ग्राम ही शक्कर रहती है और 200 ग्राम के अलग से शक्कर के एक पैकेट रखते हैं, वो उसके साथ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ग्राहक है वो सोचता है कि हमको 200 ग्राम ज़्यादा मिल रहा है, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वास्तविक जो आप शक्कर 1 किलो ले रहे हैं वो तो है नहीं 1 किलो, वो कितना है, वो तो मान लो सिर्फ 800 ग्राम है। 800 ग्राम है ये, और ये 200 ग्राम का आपको ये फ्री में दे रहा है। तो टोटल आपको मिल रहा है यहाँ पर कितना, 1 किलो ही मिल रहा है, जबकि वो कह रहे हैं कि हम आपको 1 किलो 200 ग्राम दे रहे हैं। तो ये क्या चीटिंग है, यानी क्या ये अनुचित व्यवहार है। तो इस तरह से उपहार योजना में ये काम करते हैं अधिक से अधिक माल बेचने के लिए। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा चीज है निर्धारित प्रमाप का पालन नहीं करना। जो ये निश्चित बनाए गए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो प्रमाप दी गई BIS द्वारा, इसके जो पैमाने बनाए गए हैं उसका वो पालन नहीं करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो भी नियम है उसका पालन नहीं करते हैं, वस्तु में क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, वस्तु का वजन भी कम कर सकते हैं और इस तरह से ग्राहकों को यानी उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तीसरा क्या कर सकते हैं, कालाबाजारी। कालाबाजारी के बारे में तो आप जानते ही हो। कालाबाजारी क्या है, वस्तुओं को इकट्ठा करके रखना, जब उसकी मूल्य बढ़ जाए तो उसको बेचना, मूल्य कम हो जाए तो नहीं बेचना। इस तरह से कम कीमत पर वस्तु, जैसे अगर बाजार में वस्तु की कीमत कम है तो बहुत सारा खरीद के स्टॉक में रख लिए, फिर हमने देखा जब बाजार में वस्तु अब कम हो गया है, वस्तु कम होना यानी उसके मूल्य में बढ़ना, तो अब क्या होते हैं, हमने तो सस्ते दाम में खरीद लिए। जैसे मान लीजिए बाजार में 2 रुपये किलो आलू चल रहा है ना, 2 रुपये किलो मान लो आलू है। अब क्या किए, खरीद लिए, और जब बाजार में 20 रुपये किलो हो गया तो फिर हम उसको बेच दिए। तो इस तरह से ये क्या होता है, काला बाजारी का काम होता है। तो ये काला बाजारी करना भी क्या है, ये एक अनुचित व्यापार है। तो इस तरह से कुछ इस तरह के व्यापार हैं जो अनुचित माने गए हैं और इसमें यह निश्चित किया गया है कि इस तरह के अगर कोई व्यापारी ऐसा कार्य करता है तो उसके खिलाफ आप उपभोक्ता फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। प्रश्न है, पहला है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत कहाँ किया जाता है। पहला चीज हो गई
दूसरा एक प्रश्न आप ये भी लिख सकते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा ये है कि अनुचित व्यापार क्या है। दो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। पहला है उपभोक्ता द्वारा शिकायत कहां कहां किया जाता है। दूसरा है अनुचित व्यापार क्या है, या अनुचित व्यापार के बाद आप लिख सकते हो व्यवहार क्या है। उदाहरण भी आप दे सकते हैं। तो आपको मैंने ये आज पढ़ाया, उपभोक्ता द्वारा शिकायत कहाँ कहाँ दर्ज किया जाता है, उसके क्या पैमाने हैं, कि भारतीय मानक ब्यूरो क्या है, इसकी स्थापना क्या हुई, इसके मुख्य क्रियाएं कौन कौन से हैं, और अनुचित व्यापार क्या है, और ये किस प्रकार से अनुचित व्यापार किए जाते हैं। ये सारी चीज आप इसको कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। इससे संबंधित एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं।